नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। इंडिया से लेकर ईरान तक हिजाब पर संग्राम छिड़ा हुआ है। यह संग्राम इंडिया में भी छिड़ा हुआ है, ईरान में भी छिड़ा हुआ है। भारत में आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, लगातार 8वां दिन था और साथ ही साथ ईरान से भी यह खबर आ रही है कि वहां पर इसके विरोध में जो हिंसक प्रदर्शन हुए हैं उसमें 5 लोगों की जानें गई हैं। दरअसल ईरान में तेहरान घूमने गई एक लड़की, इसका बैकग्राउंड आपको बताए थे। ईरान में अपने फैमिली के साथ तेहरान घूमने गई एक लड़की को पुलिस ने अरेस्ट किया था, इसलिए कि उसने हिजाब नहीं लगाया था। वहां का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है। पुलिस की पिटाई से वो कोमा में चली गई, उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद से वहां की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और जगह जगह उसके विरोध में अपने बाल कटाया और हिजाब जलाया। हालत यह है, आलम यह है कि अब तक करीब 5 प्रदर्शनकारी पुलिस की गोलियों से मारे जा चुके हैं। भारत में भी आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। सबसे पहले ईरान के बारे में आपको बताते हैं कि पूरी जगह, पूरे देश में एक तरह से अशांति का माहौल है। जगह जगह प्रदर्शन होते जा रहे हैं और वहां की महिलाएं पर्दे में रहने के कठोर नियमों का विरोध कर रही हैं। भारत में हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन अब अपने मेहमानों से परिचय कराने से पहले आपको आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री दानिश आजाद, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो हैं, उनका बयान सुनवाते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर। हिजाब हमारे इस्लाम का एक अंग है और हमको पूरी तौर तरीके से सबके साथ सहमति करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और किसी भी तरीके में कोई हिंसा ये किसी भी चीज़ का जवाब नहीं है। हम अपने कौम को, अपने देश को, प्रदेश को आगे ले जाएं, इस मानसिकता के साथ सबको काम करना चाहिए। और आज तो ये थे उत्तर प्रदेश के मंत्री जिनका कहना था कि वो एक आवश्यक अंग है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी जा रही हैं बिल्कुल डिफरेंट है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उसके बारे में हम आपको बताएं। इससे पहले इसका बैकग्राउंड अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये मामला शुरू कहां से हुआ था। दरअसल कर्नाटक से ये मामला शुरू हुआ था और उस वक्त कर्नाटक हाईकोर्ट में 3 जजेस की बेंच ने इस पर सुनवाई की थी और 11 दिन की सुनवाई के बाद 15 मार्च को सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। कहा यह गया था, 3 चीजें कही गई थी कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से। पहली बात, हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं है, भले ही कुरान में उसका उल्लेख है। दूसरा, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत यानी अभिव्यक्ति की आजादी पर यूनिफॉर्म की जरूरत एक उचित प्रतिबंध है। तीसरी बात, सरकार के पास गवर्नमेंट ऑर्डर पास करने का अधिकार है और इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। 28 तारीख को यानी 28 मार्च को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी 23 पिटीशन पहुंच गई। अब आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील दी कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि हिजाब इस अनिवार्य धार्मिक परंपरा है इस्लाम की। उन्होंने यह भी लॉजिक दिया कि कुरान में सिर्फ हिजाब का उल्लेख होने मात्र से वो इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं हो जाता। तुषार मेहता का यह भी कहना था कि कई इस्लामिक देशों में, मसलन ईरान में, महिलाएं हिजाब के खिलाफ, इस तरह के प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सवाल ये है कि ये संग्राम आखिर हो क्यों रहा है? हिजाब जरूरी है या फिर मजबूरी है? क्या हिजाब की आड़ में महिलाओं की जो आज़ादी है, उनकी स्वतंत्रता है, उसका हनन किया जा रहा है? हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय करा दें। शम्सी आज़ाद बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है शम्सी आज़ाद जी। उनके अलावा नाहिद अकील जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनके अलावा 2 मेहमान और हमारे साथ जुड़ेंगे, सुमैया राणा जुड़ेंगे हमारे साथ, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और मतीन खान जो कि अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे।
उनका भी स्वागत करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मेहमान मौजूद हैं उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नाहिद अकील जी से शुरुआत करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि जो संग्राम इंडिया से लेकर ईरान तक छिड़ा हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं ईरान के मसले में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहती। वो दूसरा मुल्क है, वो अपने मुल्क में क्या कानून बना रहा है, पहनना है नहीं पहनना है रोक रहा है, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी करने वाली नहीं हूँ। इसलिए क्योंकि अगर हमारे मुल्क में अगर मुस्लिम्स के साथ कुछ हो रहा है उस पर तो मैं बोलने का हक रखती हूँ। जहाँ तक भारतीय मुसलमानों के हिजाब की बात आपने की, तो उसमें मैं ये कहती हूँ कि ये एक चॉइस है। जिसको कंफर्ट हिजाब में है वो हिजाब पहने, मतलब ये धार्मिक रूप से परंपरा और जिसको कंफर्ट नहीं है, एक प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है, इस्लाम का हिस्सा नहीं है, आपका ये मानना? देखिए, मैं उसका एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगी। मैं सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं, मैं आपसे कहती हूँ कि जितने भी राजनेता हैं कुर्ता पैजामा पहनते हैं, लेकिन 4-5 ऐसे भी हैं या 10-20 समझ लीजिए पार्लियामेंट में, असेंबली में जो सूट पहन के जाते हैं। ऐसे ही पूरे देश के जो मुसलमान औरतें हैं उसमें बहुत सारी बिना बुर्के के भी होती हैं और कुछ उसमें बुर्के में भी जाती हैं। अब इसको इशू बना देना मुझे नहीं समझ में आता। इशू कहां से बना था, समझिए इस बात को, इस बात की गंभीरता को समझिए। कर्नाटक में पिटीशन दाखिल की गई थी कर्नाटक हाई कोर्ट में इसी के खिलाफ। जब एक कॉलेज में जब हिजाब को बैन किया गया तब इसके खिलाफ पिटीशन दाखिल की गई थी और हालत ये हुई कि तकरीबन 23 पिटीशन आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में उन पर सुनवाई चल रही है। सवाल ये उठता है कि किसी इंस्टीट्यूशन में या कहीं पे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, एक यूनिफॉर्म होता है जिससे हर आदमी की आइडेंटिटी उस यूनिफॉर्म में ही छिप जाती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अब वहां पर अगर स्कूल या कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन हिजाब पहनने से मना करता है तो फिर इसको लेकर विवाद क्यों हुआ, विरोध क्यों हुआ? इस बात को मैं जवाब दे रही हूँ। यूनिफॉर्म मतलब होता है कि सारे लोग एक जैसे हों। बिल्कुल। और जो हिजाब, ना कोई भगवा पहने ना कोई हिजाब पहने। हाँ बिल्कुल, वहां भगवा के मफलर भी बटे थे और हिजाब, लेकिन ये हिजाब के विवाद के बाद बटे थे, हिजाब के विवाद के बाद बटे थे, पहले बटे थे, बाद में बटे थे। हिंदुस्तान आज से नहीं, पिछले 70 सालों से हिंदुस्तान में बहुत सारे लड़कियां, मैं खुद जिस स्कूल में पढ़ती थी तो बमुश्किल 5-6 लड़कियां हिजाब पहन के आती थी और उसके बाद बाकी सारी जो भी चाहे शलवार कुर्ता, मतलब आपका ये मानना है इसको थोपा नहीं जा सकता? थोपा नहीं जा सकता। चलिए, सुमैया राणा हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुमैया राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिएक्शन जानना चाहेंगे कि हिजाब मजबूरी है या जरूरी है, और कोर्ट में भी इस बात को लेकर बहस चल रही है और तमाम चीजें ये चल रही हैं कि ये कुरान में इसका उल्लेख मात्र हो जाने से ये धार्मिक परंपरा का एक अनिवार्य हिस्सा, एक जरूरी हिस्सा नहीं हो सकता। रमन जी, मुझे आपने जो अभी 3 बातें जो कोर्ट ने कही जी, उनमें से दूसरे नंबर की बात पर पूरी तरीके से ऑब्जेक्शन है। मैं आपके चैनल के थ्रू मैं कोर्ट की इस बात पर ऑब्जेक्शन जाहिर करती हूँ। कोर्ट ने नहीं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा था की जिंदगी उसके कुरान, एग्जैक्टली वो सॉलिसिटर जनरल को ही मैं, अगर सॉलिसिटर जनरल ने कहा है तो मैं उनकी बात को कंडेम करती हूँ, क्योंकि अगर कुरान में ये कहा गया है कि हिजाब, ए मोमिनो अपनी घर की औरतों से और मोमिन औरतों से कह दो कि जब घर के बाहर कदम रखें तो अपने चेहरों को पूरी तरह से ढक लें चादर से, तो ये चीज तो डन हो गई कि कुरान में ये है और इसलिए हम लोगों को करना है। फिर ईरान में विरोध क्यों हो रहा है इसका? इस्लाम में ये नहीं है कि आप ईरान में विरोध क्यों हो रहा है सुमैया के लिए हत्या कर दें। सुमैया जी, ईरान में विरोध क्यों हो रहा है, हिजाब जलाए जा रहे हैं? मुझे जी बताइए। रमन जी, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। बिल्कुल बोलिए। मुझे स्टेप वाइज वहां आने दीजिए। इस्लाम इस बात की, अगर हमें इस बात की ताकीद करता है कि सर ढक के और पूरे अपने आप को जिस्म और चेहरा ढक के बाहर निकलो, लेकिन इस्लाम किसी भी किस्म के तशद्दुद या क्राइम पर भी कोई किसी किस्म की कोई वाहवाही नहीं है। सख्त मुमानियत है कि आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं, चाहे वो हिजाब पहने ना पहने, कपड़े पहने ना पहने। नहीं, आप समझी नहीं है मेरा सवाल, आप नहीं समझी सुमैया जी। मेरा सवाल, सुमैया जी, जो पुलिस हिरासत में जो मौत हुई है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। वहां महिलाएं अपनी आजादी को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, वहां हिजाब जलाए जा रहे हैं, बाल काटे जा रहे हैं, अपने अपने बाल। सवाल ये उठता है कि ईरान जैसे मुल्क, जो कि कट्टर मुल्क माना जाता है, जहां पे इस्लामिक शासन है, वहां पे महिलाएं अभी अपनी अभिव्यक्ति और अपनी आजादी को लेकर डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हैं, उस पर क्या रिएक्शन है आपका?
देखिए, पहली चीज़ तो मैं उस जो मर्डर हुआ है या हार्ट अटैक से मौत हुई है बच्ची की, मैं उस पर पूरी तरीके से, महसा अमीनी की जो मौत हुई है, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ और इसकी भर्त्सना करती हूँ पूरी तरीके से कि ये एक बहुत दर्दनाक वाकया है। लेकिन वहाँ की, क्योंकि वो उनका इंटरनल इशू है उस कंट्री का, ईरान का, जाहिर सी बात है वहाँ पर 79 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और 81 से उसके बाद से जो जिस तरीके का ड्रेस कोड एक अप्लाई किया गया पूरे कंट्री के में, और अभी तक 81 से लेके और अभी तक पूरी तरीके से वो अप्लाई था और वहाँ की महिलाएं उस आउटफिट में बाहर निकल रही थी। एक ऐसा हादसा होता है कि एक बच्ची की हिजाब की वजह से, चलिए सुमैया जी, एक सवाल में एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप मेरी बात प्लीज एक सवाल आपको रोकना चाह रहा हूं इसलिए कि डिबेट का टाइम, आप बीच में बात, मेरी बात बीच में नहीं रोक सकते रमन जी, प्लीज। चलिए कट शॉर्ट कीजिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। चलिए, बस मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ की जो कस्टोडियल मौत की वजह से जो वहाँ पर एहतिजाज हो रहा है वो उनका पूरा इंटरनल मामला है। अगर वहाँ पर दबाव डाल के वो इस आउटफिट को हटवाना चाहे गवर्नमेंट के, उससे जो कट्टरपंथी सरकार है आप लोगों के अनुसार, तो उसको वो हटवा लें, उससे किसी को कोई परहेज नहीं है, ना उससे इस्लाम खतरे में आ रहा है ना कोई मुसलमान खतरे में आ रहा है। चलिए मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। इससे पहले कि मैं शमसी आजाद जी के पास आऊँ, एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरी जानकारी के हिसाब से, जहां तक मुझे बताया गया है, मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूं, कुरान पढ़ी नहीं है मैंने, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से मुझे जो बताया गया है उसके हिसाब से इस्लाम में यह भी कहा गया है कि मर्द पहले अपनी निगाहें, अपनी नजरें नीची कर लें और औरतों को अपना तन ढक लेना चाहिए। तो मर्दों पर पाबंदियां नहीं हैं, सिर्फ औरतों पर पाबंदियां हैं। सवाल तो यही खड़ा होता है सुमैया जी। बिल्कुल ऐसा कहीं भी नहीं है कि मर्दों पर पाबंदी नहीं है। क्या पाबंदी है? मर्द और औरत दोनों फ्री हैं। 3 तलाक हो रहा है, हलाला हो रहा है, क्या अनुसार चलना चाहें। एक्सक्यूज मी जी, मैं यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, आप उस पर अमल कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपको कोई हकार नहीं सकता है उसके लिए, और कोई हकार है तो इट मींस कि ये काम गलत हो रहा है। आपको एक बात तो बताई जा सकती है। शमसी आजाद जी, कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। मर्दों पे कोई पाबंदियां नहीं है, महिलाओं पे सिर्फ पाबंदियां हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हम लोग रह रहे हैं, अगर यही ईरान रहता या कोई और मुल्क रहता तो शायद हमारे विचार कुछ अलग होते। देखिए, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जो है संविधान से चलता है। यहाँ पर न शरीयत है और न और कोई कुरान का हुक्म यहाँ पर नाफिज है। यहाँ जो देश का कानून है, जो वो अपना कानून बनाएगा, जो संविधान बनाएगा, उसी का अमल सबको करना है। और ईरान की बात अगर की जाए तो ईरान के जो सर्वोच्च लीडर हैं, धार्मिक नेता हैं, खामनाई साहब और सिस्तानी साहब, उनका भी ये कहना है कि जो भी आपके देश का कानून है, सबसे पहले आप उस कानून को फॉलो करें, उसके बाद आप कोई काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ जगह पर पाबंदी लगाई है, जैसे धार्मिक जगहों पर या और जो कॉलेजेस हैं जहाँ पर शिक्षा ग्रहण की जाती है, ऐसी जगहों पर जहाँ पर सबको एक बराबर एक दर्जा दिया जाता है, जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं कि ये एक इस तरीके से ड्रेस और यूनिफॉर्म वहाँ पर लागू किया जाता है कि जहाँ पर किसी भी भेदभाव का सामना ना करना पड़े, कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए ड्रेस कोड बनाया जाता है। सुमैया जी ये बताइए कि इस बात पे आपको आपत्ति क्यों है कि किसी अगर इंस्टीट्यूशन में अगर कोई ड्रेस कोड लागू किया जाता है और वहां भगवा, मफलर या फिर हिजाब को रोका जाता है, तो इस बात में आपको दिक्कत क्या है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो कई बार ये बोला, शायद आपने मेरी पिछली डिबेट सुनी नहीं है, कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हिजाब बैन है, अगर वहाँ पर आपकी बच्ची बिना हिजाब के नहीं जा सकती तो आप इंस्टीट्यूशन चेंज करा दो, दैट सिंपल। अगर मुझे लगेगा कि मेरा ड्रेस यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है, मैं इस लिबास में इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकती हूँ, आई विल डेफिनेटली चेंज माई कॉलेज। मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाऊंगी जहां से मेरा ड्रेस कोड मुझे मैच करेगा, जहां मैं सूटेबल होंगी, मुझे लगेगा कि मैं कंफर्टेबल हूँ, उस जगह में जाऊंगी। तो इसकी तो मैंने कभी नहीं कहा, जो गाइडलाइन है उसको पूरी करनी है। अगर इस्लाम की गाइडलाइन फॉलो करनी है तो उस कॉलेज और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की गाइडलाइन भी फॉलो करनी है। जी मैं समझ गया, मतलब आपके हिसाब से ये एक जरूरी हिस्सा है हिजाब इस्लाम का। तब तो फिर सारी मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो मुस्लिम डिग्री कॉलेज, डिग्री स्कूल, नाहिद अकील जी, मैं ये कह रही हूँ तब तो फिर उसी के पैरेलल
मुस्लिम स्कूल्स बढ़ाए जाएं, डिग्री कॉलेज बढ़ाए जाएं कि मुस्लिम लड़कियां अगर हिजाब पहन के पढ़ना चाहती हैं तो फिर वही हो, फिर एक सिस्टम कहाँ रहा। इसका काउंटर जवाब ये होना चाहिए कि किसी के पर्दे से किसी को नाइत्तेफाकी नहीं रखनी चाहिए। अगर ब्लू कलर की यूनिफॉर्म है तो वो ब्लू कलर का स्कार्फ पहन सकती है, अगर ग्रीन कलर की है तो ग्रीन कलर का। वो अपने जो देखिए पर्दा चीज़ जो होती है ना, वो एक रिस्पेक्ट का भी एंगल होता है। टोपी क्यों लगाते हैं या अब सब चीज़ छोड़ दीजिए, आज ब्रिटिश यहाँ नहीं है उसके बावजूद भी आप कोर्ट में देखिए उस गाउन की भारत में क्या ज़रूरत है। आज तक हम बंद नहीं कर पाए। कोई सवाल उठाता है कि भारत, अगर हम भारतीय राष्ट्रवाद करते हैं तो अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जो गाउन पहन के इतना लंबा चलते हैं, क्या ज़रूरत है भारत में। तो पर्दा एक रिस्पेक्ट की चीज़ है, चाहे सिर पे पगड़ी की बात हो, चाहे सिर पे आंचल की बात हो, चाहे अपने तन छुपाने की बात हो। मसला यहाँ ये है कि अगर वो लड़कियों की एजुकेशन पे, अगर आप लड़कियों की, मुस्लिम लड़कियों की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो फिर आप ये भी तो सोचिए कि जिसने आँख खोलते ही जिस तरह के परिवार में वो पली बढ़ी है, अगर इस तरह का माहौल देखा है तो अचानक इतनी सारी लड़कियों की एजुकेशन नहीं ब्रेक होगी। इसमें बीच का रास्ता ये है कि अगर सेम कलर की यूनिफॉर्म में वो अपने स्कार्फ बांध रही है, ब्लू कलर का स्कार्फ बांधने की परमिशन मिलनी चाहिए उसको। ताहिरा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मामला है। ताहिरा हसन जी जो कि मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है ताहिरा जी। ताहिरा जी, यहाँ से इंडिया से लेकर ईरान तक पूरा विवाद मचा हुआ है। ईरान में 5 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई है। ईरान में लड़कियों ने हिजाब जलाए हैं, अपने बाल कटवाए हैं। भारत में भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तमाम तरह के लॉजिक दिए हैं। उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक जो मुझे समझ में आ रहा था, उनका ये कहना था कि याचिकाकर्ता अभी तक ये साबित नहीं कर पाए हैं कि हिजाब अनिवार्य धार्मिक परंपरा है। सिर्फ कुरान में उल्लेख होने से वो इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं हो सकती। उन्होंने एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको क्लैरिफाई किया। उनका यह कहना था कि सपोज, और यही बात सुमैया राणा जी ध्यान से सुनिएगा, उनका यह कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये कह दे कि तिलक लगाकर नहीं आना है तो कोई तिलक लगा के नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए कि बार एसोसिएशन का ये ऑर्डर है। बार एसोसिएशन एक संस्था है, उसका ऑर्डर है। जब तक ये साबित ना हो जाए कि तिलक लगाकर आना अनिवार्य धार्मिक परंपरा का एक अंग है, तो सवाल ये उठता है कि जब तक ये साबित ना हो जाए तब तक उसको कुरान का पार्ट, उसको इस्लाम का पार्ट कैसे माना जाए। दूसरी बात यह है कि जो ईरान में आज आवाज़ उठी है और चारों तरफ आवाज़ उठेगी कि आखिर इसको महिलाओं की आज़ादी से जोड़ के क्यों देखा जा रहा है। मर्दों के साथ पाबंदियां नहीं, औरतों के साथ सबसे ज़्यादा पाबंदियां। ताहिरा जी, ताहिरा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। यही सवाल हम सुमैया राणा जी से पूछना चाहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछना चाहता हूं। जैसा आपने कहा ना कि चलो हम किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा लेंगे, लेकिन नाहिद अकील का ये कहना है कि ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां पे इस तरह का यूनिफॉर्म कोड लागू होता है। तो आप ये बताइए कि अगर सब लोग ऐसा सोचने लगे तो वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे। सुमैया जी। मैंने यही तो कहा कि देखिए, हमारे सिख भाई पगड़ी बांध कर आते हैं, बच्चे मेरे साथ भी पढ़ते थे, मैं कोविड में पढ़ी हूँ, और बहुत सी बच्चियां जो हैं वो हिजाब करके आती थी उस ज़माने में, जबकि हिजाब इतना आम नहीं था, बहुत कम, मैं नहीं जाती थी, मैंने तो बाद में हिजाब पहना, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था। तो अब आप ये कहिए कि सिख भाई हमारे बार एसोसिएशन में पगड़ी बैन हो जानी चाहिए, क्योंकि वो भी उनका एक धार्मिक आउटफिट है, ठीक है, वो कोई सोशल आउटफिट नहीं है, धार्मिक आउटफिट है। तो अगर, और ख़ासकर महिलाओं के सम्मान की बात करें, हमारा देश तो महिलाओं की सम्मान की हमेशा से एक मिसाल रहा है। वहाँ पर अगर यही मुस्लिम महिलाएं बिल्कुल आपकी बात सही है, हिजाब करके चली जाएंगी अपने आप को ढका के छुपा के, तो इसमें परेशानी क्या हो सकती है। नहीं तो एक बात बताइए, सारी पहन के जाए, ये सारी पाबंदियां शमसी आजाद जी, सारी पाबंदियां सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों लागू होती है। और सबसे बड़ा राणा जी की बातें जो है बिल्कुल कट्टरपंथी की ओर लेके जाती हैं। इनकी बातों का समर्थन नहीं किया जा सकता। नहीं, सुमैया राणा जी, आप हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के कल्चर की बात करिए, यहाँ का जो कानून है उसकी बात करिए।
यहाँ पे शरीयत की बात नहीं लागू हो सकती। मुझे- आपने देखा कि मुझे आपकी मत बातों को बताइए, नाहिद मुझे भी- हसन मैं जी भी ने हिंदुस्तान में नहीं, हूं, मैं किसी और मुल्क आपकी में बात नहीं को हूं। नाहिद हसन जी ने मैं- किस तरीके से बाइकाट किया, आपने खुद सोचा कि मैं आपने कह दिया कि लड़कियों को तालीम ही नहीं वहाँ पे लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं, ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं कि जो अभी भाई- मुसलमानों के पास नहीं हो पाए हैं। और आप अगर इस तरीके की बात करेंगे तो फिर आप जातिवाद की बात और धर्म की बात आप करने लगेंगी। तो फिर इसका मतलब ये है, अगर आज की तारीख में मैं हिजाब में बैठी हुई हूँ और मैं खुद अपना हिजाब नहीं उतारना चाहती हूँ, लेकिन मुझे और भी काम करने हैं, मुझे कॉलेजेस में पढ़ना है, तो मेरे राइट की बात कौन करेगा? नहीं, ये कौन सा right है? आपका ये कौन सा हिजाब right है? आपको कोई मना नहीं कर रहा है। नहीं, आप चैनल पे बैठिए तो आपने कहा गया कि आप हिजाब पहन के एक नहीं है। मिनट एक मिनट एक मिनट कर्नाटक हाईकोर्ट ने, सुनिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अपने right कर्नाटक के हाईकोर्ट लिए ने कहाँ साफ जाऊं, तौर मुझे पे कहा है बता कि दीजिए। 1901 के तहत ये बिल्कुल अभिव्यक्ति और आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता है ये, और इस पे बहस सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रही है। तो ये आपकी आजादी कहां छिन रही है? अगर कोई कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूशन अगर एक यूनिफॉर्म पहनने को आपको बोलता है आपका, तो आपकी आजादी कहां प्रभावित हो रही है इसमें? मैं हिजाब पहन के जाना प्रेफर करती हूँ, तो मुझे उस इंस्टीट्यूशन में जाने का राइट है कि नहीं है, ये मैं जानना चाह रही हूँ। नहीं, अगर नहीं जाने का राइट है, लेकिन अगर उस इंस्टीट्यूशन का, उस कॉलेज का, उस प्रबंध कमेटी का वहाँ पर ये ऐलान है कि जो ड्रेस है वो ड्रेस में ही आपको आना है, तो वहाँ के नियम को, वहाँ के रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पर आपका कानून नहीं चलेगा। और आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, आप हर जगह पे रहती भी है, तो आपने देखा होगा कि जो आपकी पार्टी का ड्रेस रहा है, आपने वो ड्रेस भी पहना होगा। वहाँ पर आपने हिजाब की बात नहीं की होगी ना। आपके साथ मैंने देखा है कि बाकायदा लोगों का फोटो लगा हुआ है, तो वहां पर भी लोग हिजाब में आपके साथ नहीं है। तो ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान संविधान से चलता है। प्लीज। और इस्लाम में जो है 6 चीजें अनिवार्य है, उसमें हिजाब का नाम कहीं पर नहीं है। उसी का रास्ता बताया जा रहा है। नहीं, हिजाब जो है, हिजाब जो रमन जी ने भी बताया और ईरान की बात भी है, तो ईरान में भी हिजाब का मतलब ये नहीं है। किसी पल नहीं चलने देंगे। नहीं, हिजाब का वहाँ पर डेफिनेशन अलग है ईरान में, और हम ईरान की बात ही नहीं कर रहे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान का जो कानून है, हिंदुस्तान का जो रूल रेगुलेशन है, हमको वही फॉलो करना पड़ेगा। अपनी आजादी है, अगर हिजाब उतारना आजादी है तो हिजाब पहनने की भी आजादी होनी चाहिए। नहीं, हिजाब पहनने की आजादी आपकी कोई नहीं छीन रहा है ना। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप घर में हिजाब नहीं पहन सकती, मार्केट में हिजाब नहीं पहन सकती, हॉस्पिटल में हिजाब नहीं पहन सकती, कोर्ट में हिजाब नहीं पहन सकती। सिर्फ जो इंस्टीट्यूशन है, जो भेदभाव मिटाने के लिए जो बनाया गया है कि जहां पर किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। सुमैया राणा जी आप इस समय डिबेट में बैठी हैं, आप बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होके आप हिजाब में ही एक तरह से बैठी हैं, ठीक है। आपकी कौन आजादी छीन रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, कौन आजादी छीन रहा है। आज मैं एक चीज आपसे अगर पूछूं, मुझे एक चीज पूछूं, सवाल नहीं समझ में आ रहा है या आपको मेरा जवाब नहीं समझ में आ रहा है। सुनिए, एक चीज अगर पूछूं आपसे, ये जानना चाहती हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पसंद है जहाँ पे मुझे तालीम लेनी है और मुझे हिजाब पहनने की भी आजादी चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप मुझे रास्ता बता दीजिए। नहीं, एक बात बताइए, किसी रास्ता हमने बताया तो कि अगर उस कॉलेज की प्रबंध कमेटी का, मैनेजिंग कमेटी का अगर ये रूल है कि वहां पर आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते, तो आप हिजाब पहन के नहीं जा सकती। मेहदी साहब, मुझे रास्ता बताइए। नहीं, रास्ता यही है कि अगर किसी, सुनिए, रास्ता आपको बताया जा रहा है, सुनिए बता रहा हूं आपको, रास्ता बताया जा रहा है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने अगर कोई यूनिफॉर्म कोड लागू किया है और अगर आप उस यूनिफॉर्म कोड को नहीं मानना चाहती तो मत जाइए वहां। तो मैंने यही तो कहा, इससे आपकी आजादी प्रभावित नहीं होती है। मैं एक चीज सुनिए, एक और उदाहरण से इसको क्लियर करता हूं। मान लीजिए इस डिबेट में, सुनिए, नहीं कर सकते, सुनिए, डिबेट में अगर ये बात होगी कि हिजाब से मुक्ति की आजादी चाहिए, तो हिजाब पहनने की भी आजादी का मामला यहाँ पर होना चाहिए। बिल्कुल, आप बोल ही रही हैं। कौन रोक रहा है आपको कौन रोक रहा है? सुमैया जी, आपको कौन रोक रहा है? आपको कौन रोक रहा है? सुनिए, मेरी बात समझिए। अगर इस डिबेट में, सुनिए सुमैया राणा जी, आपको ढाक छुपा के रखना चाह रही है, 30 सेकंड मेरी बात सुनिए, 30 सेकंड मेरी बात सुनिए। अगर इस डिबेट में ये डिसाइड हो जाए कि कोई भगवा पहन के नहीं आएगा, कोई हिजाब पहन के नहीं आएगा, तो इस तरह से तो आप बोलेंगे इस डिबेट में जाना ही नहीं है, इस चैनल में जाना ही नहीं है। इस तरह तो सारे चैनल अगर डिसाइड कर लें, सारे चैनल डिसाइड कर लें कि कोई भगवा पहन के नहीं जाएगा, कोई हिजाब पहन के नहीं आएगा, तो ये तो अपना इंस्टीट्यूशन, ये तो मैं डिबेट छोड़ दूंगी।
तो आप डिबेट छोड़ देंगी? मैं उसी दिन मैं डिबेट्स करना छोड़ दूंगी। बिल्कुल। नाहिद अकील जी, आपसे रिएक्शन। आई एम सॉरी टू से, ये मेरी अपनी आजादी है, ये मेरी अपनी अगर आप इसको आजादी, अगर आप इसको आजादी समझती हैं तो आजादी आपको मुबारक हो। शमसी आजाद जी, आपसे रिएक्शन, और नाहिद अकील जी, आप देखिए, दोनों। मैंने पहले ही कहा कि ये हिंदुस्तान है, मैं फिर कह रहा हूँ, और हिंदुस्तान हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि वतन की मोहब्बत अगर आपके दिल में नहीं है, वतन के कानून को आप अगर फॉलो नहीं कर रही हैं, तो आप ना मुसलमान हैं और ना आप इस्लाम को मानने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको नाहिद अकील जी, एक लास्ट रिएक्शन आपसे। डेफिनेटली आई विल चूज माय हिजाब, मेरा कहना यही डेफिनेटली आई है। विल चूज माय हिजाब। अच्छा ठीक है, नाहिद अकील जी यहाँ बैठी हुई हैं, बिना हिजाब के बैठी हुई हैं, इसका मतलब कि वो मुसलमान नहीं है, सच्ची मुसलमान नहीं है वो? हाँ, आप बताएं भाई। अपनी चॉइस। हाँ, अब अब ये क्या चॉइस? यही बात जो है, अभी आपने जो सही कहा तो यही कहा कि ये आपकी चॉइस पर है, ये कोई जरूरी नहीं नाहिद है, अकील जी, अनिवार्य लास्ट नहीं है। रिएक्शन, तो वक्त बहुत कम है हमारे देखिए, पास। मेरा यही कहना है कि कोई भी लिबास उसकी चॉइस है, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन अगर इस तरह का प्रतिबंध लगा रहा है तो जो हमारे मुस्लिम लोग पिटीशन दायर करते हैं, उनकी सभी मामले अगर भारत में जो चल रहे उठा के देख लें, वो सही तरीके से अपनी पिटीशन दायर नहीं करते हैं। वो हमेशा इस्लाम को सामने रख देते हैं, जबकि इस्लाम को अगर ध्यान से पढ़ लें तो चलिए, ये आप सबका पिटीशन बहुत दूसरी बहुत तरीके धन्यवाद। से दायर होना आप चाहिए सबका था। बहुत बहुत धन्यवाद। शमसी आजाद जी, सुमैया राणा जी और नाहिद अकील जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा। मदनी जी का कल बयान आया था और मदरसों को के सर्वे को लेके उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि सरकार हमसे कॉलेज बनवाए, स्कूल बनवाए, इंस्टीट्यूशंस बनवाए, लेकिन मदरसे हमारी मजहबी ज़रूरत हैं। लेकिन पूरा देश ये सवाल ज़रूर पूछेगा कि मतीन जी के कितने बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, और अगर मदरसों का मतलब सिर्फ धार्मिक तालीम देना है तो फिर कंप्यूटर कौन पढ़ाएगा, और अगर हिजाब का मतलब सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के खिलाफ एक षड्यंत्र है और महिलाओं को 7 तालों में बांध के रखना है, तो फिर उनकी आज़ादी की बात कौन करेगा? ये सवाल तमाम ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।